नमस्कार दोस्तों, अशोका यस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो भी बताया, जैसा भी डिस्कस किया, उसमें हमने आपको एक बात बताया था कि जब कभी हम भारत की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया की चर्चा करें तो हम लोगों को वर्तमान से यानी 2020 से लेकर 10 साल पहले कम से कम चलना चाहिए और यदि हो सके तो 30 साल। तो हमने पिछले वीडियो में आपको इनर लाइन परमिट के बारे में, न्यायाधीशों के राज्यसभा में मनोनयन के बारे में, एनपी बोले तो परमाणु अप्रसार संधि क्या है इसके बारे में, परमाफ्रास्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, यहाँ तक कि जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये करंट अफेयर किस प्रकार से जीएस से संबंधित होकर आते हैं, इस चीज़ पर हम लोगों ने चर्चा किया। पिछले क्लास में हमने आपसे कह दिया था कि हम आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया यानी भारत की कूटनीति के बारे में बता रहे हैं, जिसमें यदि क्या हो, यदि भारत और चीन का वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए युद्ध हो ही जाए तो भारत का पलड़ा कैसा रहेगा। क्या चाइना के अपेक्षा भारत मजबूत होगा? भारत की कोई ऐसे सदस्य साथी देश हैं जो भारत की सहायता करेंगे? क्या जैसा हमारे माइंड में एक बात छपता है कि हो चाहे जैसा, चाइना के पास तकनीक अत्यधिक होने की वजह से वो हमसे अव्वल है, क्या ये सच भी है? और यदि आज भारत और चीन का युद्ध हो जाता है तो विश्व स्थिति में भारत का स्थान क्या होगा, इस पे आज हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर जो आपको इस चीजों को समझना है बेहतर ढंग से तो हम इस चीज को चाहेंगे कि आप अपने सामने स्कूल एटलस लेके अवश्य बैठें, और यदि हो सके तो आप उस जगह पे अपना इस वीडियो को देख रहे हो जहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप टंगा हो, ताकि जब कभी हम किसी खास देश की बात करें तो आप उस देश को भारत तथा चीन के संदर्भ में देख पाए कि कहाँ पर स्थित है। क्योंकि किसी भी देश की अवस्थिति भू सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये बहुत जरूरी है जानना कि आखिर में अगर जो भारत चीन का युद्ध हो जाए तो कौन सहायता कर सकता है। इजराइल कर सकता है, फ्रांस कर सकता है, या बगल का हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश कर सकता है। इसको जानने के लिए आपके माइंड में वर्ल्ड मैप होना बहुत जरूरी है, वो भी पॉलिटिकल। तो प्लीज आप लोग अपना स्कूल एटलस या वर्ल्ड का मैप लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो भारत की कूटनीति का है। और ये कूटनीति वर्तमान में बड़ी प्रासंगिक रही है। कैसे गुटनिरपेक्ष से हम लोग एक दोस्त बनाए 1971 में, कैसे हमने पाकिस्तान का विभाजन करवा के 2 पाकिस्तान थे और 1 पाकिस्तान बनवाया, और जिस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ, या हम कह सकते हैं कि अमेरिका के सामरिक दृष्टिकोण या सैन्य दृष्टिकोण के चलते यूएसएसआर कैसे विघटित हुआ, क्या उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम ये कह सकते हैं क्या चाइना भी टूट सकता है? इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले हम लोगों ने एक नया पुराना चैनल बनाया था, लेकिन वो किसी कारणवश त्रुटिवश जैसा भी आप समझ लीजिए उसको बंद करना पड़ा। हमने नया चैनल शुरू किया है। हम चाहेंगे कि इसको एक बार आप जरूर सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। देखते हैं कि यदि भारत का युद्ध होता है चीन के साथ में तो क्या क्या चीजें होंगी। तो जरा हम लोग चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के समय। बस 2-2 मिनट की चीजें हैं, आप धीरे धीरे समझते चलते जाएंगे कि भू राजनीति होती क्या है, कैसे 9 डैश लाइन को लेकर जो कि दक्षिण चीन सागर में स्थित है उसको लेकर वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान आदि सारे देश भारत के साथ में लामबंद हो रहे हैं। तो देखिए 15 जून को जिस प्रकार से चीनियों ने, जैसा कि उनकी फितरत है, हमारे 20 भारतीय नौजवानों को शहीद कर दिया, उससे ये पता होगा कि चीन के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जाता है और नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से हमारे देश की सरकार ने या हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेप लिया कि जिसके चलते आज चीन में
कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चिंताजनक बातें हो गई हैं कि क्या वास्तव में भारत चीन के साथ युद्ध कर देगा। रियल बात यह है कि भारत या चाइना या दुनिया का कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। यहाँ तक कि आपके माइंड में बसा हुआ उत्तर कोरिया भी युद्ध नहीं चाहता। दुनिया का अंकल सैम कहा जाने वाला देश अमेरिका भी युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि याद रखिएगा युद्ध किसी भी प्रकार से शांति स्थापित कदापि नहीं कर सकता। तो क्या भारत और चीन के बीच में इस मैटर को देखते हुए ये माना जाए कि भारत चीन पर आक्रमण कर देगा या चाइना इंडिया पर आक्रमण कर देगा? तो देखते हैं जब 15 जून को ये चीजें हुए उसी समय से भारत सरकार ने अपने BRO जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसको सीधे सीधे आदेश दिया कि आप चुशूल में जो कि लद्दाख में है, देपसांग में जो कि लद्दाख में है, या ये लेसी में जो कि लद्दाख में है, और जो पांगोंग झील जो कि लद्दाख में है, इन सब जगहों पर BRO को सीधे आदेश दिया गया आप अपना सड़क बनाने का काम हमेशा जारी रखेंगे। और चाइना को यही खलता था कि इंडिया वाला यहाँ पर सड़क क्यों बना रहा है, जबकि आपको पता होगा कि गलवान घाटी के आसपास के क्षेत्रों में चाइना ने खूब बढ़िया से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है और वो इस बात को जानता है कि ये बहुत ज्यादा भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है LAC वाला क्षेत्र। इस बात को लेकर जैसे ही भारत सरकार ने अपनी सेना को अलर्ट किया और LAC पर भारी मात्रा में सैनिकों की जमावड़ा बना दिया, इससे चाइना में कहीं ना कहीं हड़कंप थोड़ा सा मचा कि लगता है थोड़ी सी बात के लिए हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और यदि भारत के साथ चीन का युद्ध हो ही गया तो चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान होगा भारत के अपेक्षा। क्यों? देखते हैं। GDP के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश है अमेरिका, उसकी लगभग $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और दूसरा सबसे ज्यादा सबसे बड़ा GDP वाला देश है चीन, लगभग $13 ट्रिलियन के साथ में। भारत की वर्तमान में 2.75 यानी $2.25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ पूरी दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब बात यह है कि हमारी मोदी सरकार ने 2024 तक, संभवतः 2024 तक इस $2.75 ट्रिलियन को बढ़ाकर $5 ट्रिलियन करना चाहते हैं, जबकि चीन इस 13 ट्रिलियन को बढ़ाकर वो 15 ट्रिलियन से ज्यादा करना चाहता है। और ये दोनों करने के लिए इन दोनों देशों को निर्यात अधिकतम करना होगा, यानी व्यापार अधिकतम करना होगा। और व्यापार तभी हो सकता है जब युद्ध ना होता हो। और यदि इन दोनों देशों ने युद्ध कर लिया तो व्यापार ठप हो जाएगी और चीन की वो मंशा कि दुनिया की सुपर पावर बने कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। आगे क्या होता है, इसलिए चाइना इंडिया के साथ युद्ध करने से कतराता है, लेकिन चाइना इंडिया से युद्ध कर भी सकता है। कैसे? जरा देखते हैं। यदि चीन अपने 100 रुपए का व्यापार पूरे विश्व में करता है तो इंडिया के साथ में केवल 2 या 3 रुपए का व्यापार करता है, यानी 2 या 3% का व्यापार करता है। जबकि इंडिया यदि 100 रुपए का यानी 100% पूरे वर्ल्ड में व्यापार करता है तो उससे लगभग 8% व्यापार इंडिया चीन के साथ करता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर जो भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान इंडिया को भी व्यापारिक मामले में होगा। लेकिन आप हमें बताइए, क्या व्यापार के कुछ लाभों को लेकर हम अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ कर सकते हैं? कदापि नहीं। IAS की मुख्य परीक्षा 2018 में एक सवाल पूछा गया, 18 या 17 में था कि क्या कारण है कि भारत सरकार चाइना के BRI यानी बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव, जिसे आप CPEC के नाम से भी जानते हैं, उसमें सम्मिलित क्यों नहीं हुआ? तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि वो जो BRI है जिसे आप सिल्क रूट कहते हैं, वो POK से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। और जबकि पाकिस्तान का उस पर है अधिकार, तो पाकिस्तान ने उस रास्ते को अपने POK से होकर गुजरने दिया। भारत सरकार को ये नागवार गुजरा और चाइना से उसने कहा
कि प्लीज आप उस रास्ते को बंद कर दीजिए। और यदि आप उस रास्ते को बंद कर रहे हैं, आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यदि आप LAC के देखेंगे तो अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ लगता है, जिसे आप डूरंड लाइन कहते हैं। उस अफगानिस्तान से होकर लेके जाइए। आप क्यों POK से होकर लेके जा रहे हैं? यही क्लेम भारत का था और इसी के चलते BRI में इंडिया शामिल नहीं हुआ। और चाइना इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानता है कि अगर जो इंडिया जैसी महाशक्ति हमारे BRI में सम्मिलित नहीं होता है तो चाइना का, या ये कहें कि शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी परियोजना CPEC कभी सफल नहीं होगा। इस बात को लेकर चाइना बहुत चिढ़ा हुआ है, पहला कारण। दूसरा बड़ा कारण क्या है भारत और चीन के मध्य में? अभी हाल ही में हमारे राज्यसभा के सदस्य और पूर्व CJI रंजन गोगोई ने अगस्त 5 को बहुत बेहतर ढंग से एक मामले को ऐसे सुलझा दिया जैसे लगता था कोई मामला ही ना हो। और वो मामला था कि जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद को हटा देना। अब जैसे ही भारत सरकार ने 370 अनुच्छेद को हटाया, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ठीक ढंग से भारत में हो गया। और अगर जो भारत सरकार ने 370 को हटा के कश्मीर को अंडर में कर लिया है तो कहीं ना कहीं अब भारत की स्थिति POK में मजबूत होने की होगी। और जब POK में मजबूत हो गया भारत तो चीन की BRI इनिशिएटिव, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है, वो खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री हों अमित शाह जी या प्रधानमंत्री हों, वो जब कभी कहते हैं कि जब मैं कभी भी जम्मू कश्मीर की बात करूं तो उसमें अक्साई चीन तथा ये POK ये दोनों सम्मिलित होता है। और आपको पता ही होगा हमारे लोकसभा में 552 सीटें हैं, वर्तमान में केवल 545 पर ही चुनाव होते हैं। बाकी 7 सीटों को हमने रिजर्व कर रखा है कि वो POK और अक्साई चीन जिस दिन हमारे अंडर में आया वो 7 सीट हम फिर से शुरू कर देंगे। फिलहाल ये 2 सबसे बड़ी टेंशन चीन की थी भारत से उलझने का। और तीसरा बड़ा टेंशन चीन का भारत से उलझने का क्या था, जरा जान लीजिए। वुहान लैब से जैसे ही कोरोना वायरस निकला, इस बात को लेकर ऑस्ट्रेलिया सहित भारत ने भी इस बात को उठाया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि इस कोरोना को क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक जांच कराई जाए कि वास्तव में है क्या ये कोरोना, कहां से निकला। और चीन इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि अगर जो कहीं ऐसा जांच हो गया तो चीन दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा और इसकी जो किरकिरी होगी वर्ल्ड में वो बहुत खतरनाक होगी। इसलिए चाइना अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ऐसी तब्दीली लाना चाहता है कि जिससे लोगों का ध्यान कोरोना से हटकर किसी अन्य तरीके पर चला जाए, अन्य दिशा में चला जाए। यही काम चाइना ने अपने पूरे पड़ोसियों के साथ, आपको पता ही होगा कि चीन के साथ लगभग 13 देशों की सीमा मिलती है और इन 13 देशों से उसका विवाद है। और उसने इस विवाद को जन्म दे दिया और बढ़ावा दिया ताकि कोरोना से ध्यान हटकर सीमाओं पर चला जाए और लोगों के अंदर, खासकर चाइना के लोगों के अंदर उग्र राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करके इस मामले को और ज्यादा तूल दिया जाए। बात ऐसे चल रही थी, इसीलिए शायद चाइना को एशिया का अजगर भी कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं इस बात पर अब कि आखिर भारत चीन के मध्य युद्ध हो ही जाए तो चीजें होंगी क्या, कैसा होगा वैश्विक परिदृश्य। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1914 से लेकर 15 से लेकर 19 तक, उस समय का सबसे खतरनाक राष्ट्र में से एक था जर्मनी। नाम आपने सुना ही होगा। जर्मनी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका विकास हो रहा था, कोई टेंशन नहीं है। इधर जर्मनी के जस्ट बगल में पश्चिम की तरफ एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों के बीच में 2 क्षेत्र हैं, आल्सस और लारेल। ये दोनों कोयला तथा लोहे के लिए भरपूर स्रोत हैं। इन दोनों पर कब्जा करने के लिए कभी फ्रांस अटैक करके ले लेता, कभी जर्मनी अटैक करके ले लेता। ये चीजें ऐसे चलती रहती थी। इंग्लैंड, जिसकी नौसेना बहुत पावरफुल थी, इंग्लैंड चाहता था, इंग्लैंड का जन्मजात शत्रु फ्रांस था,
तो इंग्लैंड चाहता था कि फ्रांस कंट्रोल हो जाए, इसलिए इंग्लैंड जर्मनी को साथ देता था। अब जर्मनी थोड़ा सा मजबूत होता था तो फ्रांस पर अटैक कर देता था। ये क्रिया ऐसे होती रहती थी और इंग्लैंड यही चाहता था कि यूरोप में केवल उसकी तूती बोलती रहे, ना कि फ्रांस या इंग्लैंड की, जर्मनी की। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, फ्रांस के राजधानी पेरिस से 14 किलोमीटर दूर लुई 14वां के द्वारा शायद बनवाया गया एक महल था, वारसाय का महल। उसी वारसाय के महल में संधि हुआ जिसका नाम पड़ा वारसाय की संधि। जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ था। उसके विभिन्न प्रकार के लोहे खानों वगैरह को सबको ले लिया गया था, बंदरगाहों को ले लिया गया था, सैनिक सेवा कम कर दी गई थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध की शर्तें लिखी जा रही थी तो इंग्लैंड इस बात से सशंकित था कि जर्मनी को इतना ना कमजोर बना दिया जाए कि उसके बगल वाला फ्रांस और मजबूत हो जाए। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री शायद लॉर्ड जॉर्ज था। उसने कुछ इस तरह से स्कीम को स्थापित किया कि जर्मनी का अस्तित्व लगातार बना रहे। अगर जो जर्मनी कमजोर हो जाएगा तो बगल में फ्रांस मजबूत हो जाएगा, और फ्रांस मजबूत हो गया तो इंग्लिश चैनल के उत्तर में स्थित जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो कमजोर हो जाएगा। और ब्रिटेन कभी अपने आप को कमजोर नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वारसाई की संधि को इस प्रकार से बनाया कि जर्मनी का हित सधता रहे और वो इतना मजबूत बना रहे कि फ्रांस को कंट्रोल कर सके। यही डिप्लोमेसी 1919 की थी कि जिसके चलते जब 1930-35 के पास में हिटलर आता है और अपने जर्मनी का पुनरुत्थान करता है और सैनिक सेवा बढ़ाता है, पूरी आर्मी को संगठित कर लेता है, तो फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड चुपचाप देखता रहता है कि जर्मनी मजबूत होता जाए। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का क्या परिणाम हो तो आप लोग जानते ही। तो लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तब तक पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी। एक पूंजीवादी अमेरिका के गुट में और एक साम्यवादी रूस के, यानी जिसे आप यूएसएसआर कहते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, उसी समय पूरी दुनिया में उपनिवेशों का स्वतंत्रीकरण हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया, भारत हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो, आदि कई सारे नवोदित देश थे। ये दो से सोच रहे थे हम किधर जाएं, पूंजीवाद की तरफ या साम्यवाद की तरफ। और ये देश किसी तरफ न जाके भारत सरकार के साथ में एक नया सिद्धांत बनाया जिसका नाम पड़ा पंचशील सिद्धांत, या फिर जिसे आपका वो तो बात की बात है, उससे पहले गुट निरपेक्ष सिद्धांत। और इसी गुट निरपेक्षता को लेकर भारत अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा था। ब्रिटेन, अमेरिका, ये सारे लोग भारत को शंका की दृष्टि से देखते थे क्या होगा, इसलिए इसका विशेष साथ नहीं लिए। जबकि पाकिस्तान उसी समय अमेरिका के साथ हो लिया। भारत की कंडीशन इतनी खराब हो चली थी 1962 और 65 के युद्धों से कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बड़ी किरकिरी हो रही थी। तब हमारे इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि अभी गुट निरपेक्षता को अलग रखते हैं और कुछ समय के लिए भारत को मजबूत करते हैं। तब 1971 में इन्होंने रूस के साथ में एक समझौता किया और अस्थायी समझौता किया, सैनिक समझौता कह लीजिए किया। तब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ये बात चलती रही धीरे धीरे, और 1990 में नरसिम्हा राव की सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। ये चीजें भी होती रही। अब आज देखते हैं कि जब 1990 के आसपास में, याद रखिएगा उस इसमें कुछ खाड़ी का युद्ध हुआ था, तेलों के दाम भी खूब बढ़े थे। 90 के दशक से लेकर आज तक भारत के कूटनीति में या विदेश नीति में मूलभूत परिवर्तन आया है। देखते हैं कैसे भारत का, अब आप देखते हैं कि 1971 में भारत ने रूस के साथ समझौता कर लिया और वो रूस भारत का पक्का मित्र बना रहा। लेकिन 1990 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो भारत सरकार ने कूटनीति और विदेश नीति को बदला और अमेरिका के साथ भी हो लिया, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी और पैसा दोनों आवश्यक है और ये केवल अमेरिका के पास है, इसलिए अमेरिका के साथ होना लाजिमी हो गया। हुआ क्या फिर? तो अब रूस से ज्यादातर हम हथियार खरीदते रहे और अमेरिका से हम तकनीक और पैसा लेते रहे। इस मामले में होता क्या था कि जब कभी कांग्रेस की सरकार आती थी तो भारत की विदेश नीति का झुकाव रूस की तरफ होता था।
और जबकि भाजपा की सरकार आती थी तो भाजपा का झुकाव अमेरिका की तरफ होता था। वर्तमान 2014 से लेकर 2020 के इस 6 सालों में भाजपा की सरकार होने की वजह से भारत का झुकाव ज्यादातर अमेरिका की तरफ है, रूस की तरफ से कम है। लेकिन आज यदि युद्ध हो जाए, यदि आज युद्ध हो रहा हो चीन के साथ में, तो देखते हैं भारत की कौन कौन साथ देगा और क्यों देगा। पहला बात हम लेंगे रूस से कि क्या रूस भारत की सहायता करेगा। चलो देखते हैं। तो आपको पता होगा कि चाइना ने रूस के ऊपर अटैक भी कर दिया था। तो रूस तो कभी चीन को चाहेगा नहीं कि मजबूत हो, क्योंकि जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा कि ब्रिटेन फ्रांस के बगल में ऐसे मजबूत पड़ोसी को चाहता था कि फ्रांस कंट्रोल रहे, ठीक उसी प्रकार से रसिया भी इस माइंड को यूज कर सकता है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया का होना बड़ा जरूरी है। ये सत्य है। अगर जो कहीं भारत चीन के युद्ध के दौरान रूस ने चीन की सहायता की तो इंडिया पक्का हारेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इससे चाइना और मजबूत हो जाएगा, और ये चाइना और मजबूत हो गया तो क्या गारंटी है इस बात की कि चाइना रसिया के ऊपर अटैक करके वर्ल्ड की महाशक्ति नहीं बनना चाहेगा? बेशक बनना चाहेगा। इसलिए इन दोनों के युद्ध में रसिया भारत की सहायता करे ना करे, चीन की सहायता करने का कोई सवाल उठता ही नहीं। पहली बात, यदि ऐसा रहा तो क्यों? क्योंकि दुनिया में अभी भी दो सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां हैं, एक अमेरिका और एक रूस। तो रूस चाहेगा कि ये महाशक्तिपन बना रहे, इसलिए वो चीन को संतुलित करने के लिए भारत को प्रमोट करेगा। पहली बात। दूसरा, अमेरिका को लेते हैं। क्या अभी युद्ध हो जाए, जैसा कि अभी आपने हाल ही में न्यूज में देखा कि जैसे ही एलएसी पर भारत और चीन के मध्य झड़प हुआ, पाकिस्तान ने 20,000 सैनिक अपने पीओके में उतार दिए। यानी भारत को दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ सकती है जो युद्ध हुआ, तो एक चीन की तरफ और एक पाकिस्तान की तरफ। क्योंकि हमारे इमरान जी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो चीन के पिछलग्गू ही हो चुके हैं, वो उन्हीं की बातों में आते हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका क्या भारत की सहायता करेगा? तो हम पहले पक्ष में करते हैं इस बात को कि अमेरिका भारत की सहायता क्यों करेगा। बाद में दूसरा आएगा कि भारत की सहायता क्यों नहीं करेगा। पहली बात, क्यों करेगा। एक संगठन है QUAD, क्वाड जिसे आप कहते हैं, चतुर्भुज, 4 देशों का एक संघ है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ऐसे देश हैं जिन्हें आप हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश कह सकते हैं। और ये चारों के चारों देश चीन से त्राहिमाम कर रहे हैं। चीन की जैसी भी नीति रही हो, चाहे दक्षिण चीन सागर में, चाहे मलक्का जल संधि के पास में जहाँ से बहुत ज्यादा व्यापार होता है, या जिसे आप कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, जिसके माध्यम से वो बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, केन्या, पाकिस्तान के ग्वादर आदि होते हुए भारत को घेर रहा है। इसके लेकर ये चारों देश बहुत त्रस्त हैं और ये चारों देश चाइना के खिलाफ हैं। इसलिए हो सकता है कि अमेरिका वाला भारत की सहायता करे। दूसरी बात, अमेरिका भारत की सहायता क्यों करेगा? एक तो यह कारण, दूसरा कारण ये हुआ कि ये अमेरिका को बहुत बेहतर ढंग से पता है कि दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति चाइना है और चाइना विश्व के दादा बनने की कोशिश कर रहा है। अगर जो कहीं इसी गति से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि दुनिया का अंकल सैम चाइना कहलाए। अमेरिका ये कभी नहीं होने देगा और इसके करने के लिए जरूरी है कि भारत मजबूत रहे। इसलिए अमेरिका शायद यहाँ पर सहायता करे। तीसरा कारण कर देते हैं कि आखिर अमेरिका क्यों भारत का सहायता करेगा। इंडिया बहुत बड़ा बाजार है और अमेरिका गुणवत्तापूर्ण सामानों के लिए मशहूर है। वो अपने सामानों को भारत में डंप करने का प्रयास करेगा। तीसरा बड़ा कारण ये है। ये अमेरिका इसलिए इन सारी चीजों को भारत का सहायता करने का पक्षधर है। और चौथा कारण वो भी हो सकता है जो हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया है कि अमेरिका चाहे कि थर्ड प्रणाली की व्यवस्था भी भारत में कर दिया जाए, जैसा उसने अन्य पूरे विश्व के 5 क्षेत्रों में कर रखा है, गुआम वगैरह में।
अब हम आते इस बात पे कि अमेरिका भारत की सहायता क्यों नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि चीन के साथ उसका लगभग 500 अरब डॉलर का व्यापार है और अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर जो कहीं अमेरिका ने भारत की ओर से चीन से युद्ध किया तो ये 500 अरब डॉलर खतरे में पड़ सकते हैं। बहुत सारे अमेरिकी बेरोजगार हो जाएंगे, वहाँ पे मंदी भी आ सकती है। ये पहला बड़ा कारण। दूसरा बड़ा कारण हो सकता है कि इंडिया का सहायता करके चाइना से जीत जाए अमेरिका, लेकिन युद्ध के बाद क्या स्थिति होगी अमेरिका की, कितना ज्यादा उसकी जीडीपी चला जाएगा, इसलिए शायद वो इंडिया की तरफ से युद्ध ना करे। तीसरा और अंतिम बड़ा कारण ये है कि अगर जो कहीं भारत की तरफ से अमेरिका खड़ा हो गया तो ये ज्यादा चांस बनता है कि रूस चीन के साथ खड़ा हो जाए, और अगर रूस चीन के साथ खड़ा हो गया, अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो गया, तो दुनिया की चारों बड़ी महाशक्ति आपस में टकराएंगी और इस धरती पर हाहाकार मच जाएगा और शायद कोई ऐसा महाद्वीप बचे जहां पर परमाणु बम से छेद न किया गया हो, और ये कभी नहीं होने देना चाहेंगे दुनिया के महानुभाव लोग। इसलिए अमेरिका भारत के साथ नहीं होगा। लेकिन अब इसका संतुलित बात क्या हो सकता है? इसका संतुलित बात यही हो सकता है कि अमेरिका भारत के साथ भले न प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो, लेकिन वो भारत को कमजोर भी नहीं होने देना चाहेगा ताकि चाइना की तूती बोलने लगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में। तो ये हमने रूस और अमेरिका की बातों को लेकर किया। अब वह सारे देशों को लेकर चलते हैं कि क्या होना चाहिए। कितना मिनट? क्या होना चाहिए? अब देखते हैं कि भारत के वह सारे देश जो ठीक ढंग से भारत का सपोर्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि 36 राफेल भारत में आने थे, लेकिन फ्रांस ने क्या कहा, इमैनुअल मैक्रों ने, देखिए कितना बेहतर उसने कहा। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को 31 जुलाई से लेकर और अगस्त तक, 31 जुलाई तक हम 4 या लगभग 6 राफेल विमान इंडिया को अभी भी सुपुर्द कर देंगे, ताकि जब कभी इंडिया को जरूरत पड़े तो उसका प्रयोग कर सके। ये बड़ी बात है। इस मामले में भारत को यदि निरपेक्ष तरीके से सोचे तो वो इस बात को जान सकता है कि फ्रांस बेहतर कंडीशन में भारत का साथ देता है। और एक चीज और हम आपको बताएं कि ये पिछले इतिहासों को देख लिया जाए तो भारत के साथ में फ्रांस हमेशा साथ खड़ा रहा है, चाहे 1974 का परमाणु पोखरण हो और चाहे 1998 का परमाणु पोखरण हो। इन दोनों पर जब पूरी दुनिया ने भारत के ऊपर तंज कस दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे, तो एक अकेला देश फ्रांस ऐसा था जो भारत के साथ खड़ा था, हमेशा भारत का पक्ष धर रहा है, जैसा रूस था कभी, अभी वर्तमान में भी है। तो फ्रांस ने इस तरह किया, इससे भारत की कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी मजबूत होती है कि फ्रांस जैसी महाशक्ति भारत के साथ में है, तो फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राफेल की गड़गड़ाहट से पूरा हिमालय थर्रा उठता है। चीन की क्या बात है। दूसरा, तकनीकी के मामले में अव्वल रहने वाला देश इजराइल है। इजराइल के बेंजामिन नेतान्याहू भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि यदि हम एक देश की बात करें जिसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, क्या उस देश का नाम बता सकते हैं? यस, वो ऑस्ट्रेलिया है। उनसे तो एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करके बात किया मोदी जी ने। और ऑस्ट्रेलिया इतना बुरी तरह से परेशान है चाइना से कि उसने तो कुछ दुष्ट जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर डाला। इसके एवज में चाइना ने वहां पे पर्यटकों को जाने से मना ही कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। और जैसे जैसे चाइना इन सारे देशों से अपने नकारात्मक संबंध बना रहा है, वो सारे लोग भारत के पीछे लामबंद हो रहे हैं। जापान को ले लीजिए, दक्षिण चीन सागर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, वहां पर सेनकाकू नामक एक द्वीप है, उसको लेकर जापान और चीन हमेशा तकरार में रहते हैं। ऐसा ही भारत को देखना चाहिए कि आसियान जो समूह है, लुक ईस्ट पॉलिसी था जिसको एक्ट में किया, उनको भी भारत को अपनी तरफ करना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार भारत अपने स्थिति को मजबूत किए हुए है। जैसा भी होगा आगे देखा जाएगा, भारत अपनी मजबूत स्थिति में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ, अगला वीडियो हमारा फिर आएगा, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।